अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायर डिसीजन प्रोसेस। कस्टमर का किसी भी चीज़ को परचेज़ करने से बहुत पहले से परचेजिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम इसको डिस्कस करने से पहले एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि बाइंग के प्रोसेस में क्या होता है। जब भी कस्टमर कोई चीज़ बाय करने लगता है तो सबसे पहले एक नीड अराइज़ होती है और कस्टमर उस नीड को रिकॉग्नाइज़ करता है। किसी भी चीज़ की नीड होती है और कस्टमर उसको एडमिट करता है कि आई हैव अ नीड फॉर दैट प्रॉब्लम। तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज़ बाय करने की ज़रूरत है, कौन सी प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो इसको हम कहते हैं रिकग्निशन ऑफ नीड। उसके बारे में कस्टमर इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, अपने फ्रेंड से पूछता है, अपने फैमिली से पूछता है, एड्स देखता है, उसके बारे में उसके फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। उसके बाद जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल उनके दरमियान में एवेलुएट करता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेरे लिए बेहतर है। उसके बाद परचेज़ करता है, परचेज़ करने के बाद पोस्ट परचेज़ एवेलुएट करता है प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट कैसा है। ये एक ओवरव्यू हमने डिस्कस कर लिया सारे परचेज़ के प्रोसेस का। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि कस्टमर सिर्फ़ 1-2 स्टेप्स यूज़ करता है और बाकी सारे स्टेप यूज़ नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को टूथपेस्ट चाहिए है, तो कस्टमर जाके फ़ौरन शॉप पे जाएगा और नीड रिकॉग्नाइज़ होगी और उसके फ़ौरन बाद परचेज़ हो जाएगी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स परचेज़ेज़ होती हैं, जब कोई न्यू प्रोडक्ट लेना होता है, जब कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, तो उसके लिए अ, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नीड रिकग्निशन कि जब कोई नीड अराइज़ होती है तो कस्टमर उसको रिकग्नाइज़ करता है और उसके बाद ये जो नीड है ये 2 तरह से अराइज़ हो सकती है, 2 तरह से ट्रिगर हो सकती है। एक तो इंटरनल स्टिमुलाई है कि कोई पर्सन की नॉर्मल नीड है, फॉर एग्ज़ाम्पल द नीड ऑफ हंगर, द नीड ऑफ थर्स्ट, या फिर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ज़रिए भी नीड अराइज़ होती है कि अगर आप किसी फ्रेंड के पास बैठे हैं और वो आपको अपने कार के बारे में बता रहा है कि मेरी कार ऐसी है या मैंने न्यू कार बाय की है या उसके ये बेनिफिट्स हैं या ये फ़ीचर्स हैं, तो आप उसकी बातें सुनने के बाद आपके अंदर एक नीड अराइज़ होती है कि मुझे भी कार लेनी चाहिए। तो इस तरह एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ज़रिए भी नीड अराइज़ होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है इन्फॉर्मेशन सर्च। इन्फॉर्मेशन सर्च में जो कस्टमर है वो सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट उसको गैदर करता है। जब कस्टमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी चीज़ की और उसको फ़ौरन से कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो फ़ौरन से जाकर प्रोडक्ट बाय कर लेता है। लेकिन सम केसेस में ये होता है कि जब कोई प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है या फिर कस्टमर उसको फ़ौरन नहीं ख़रीदता बल्कि उनको जो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहता है और अपनी मेमोरी में सेव करता रहता है और परचेज़ के टाइम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सब यूज़ करता है। अब इन्फॉर्मेशन के भी डिफरेंट सोर्सेज़ हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से गैदर होती है। पर्सनल सोर्सेज़ होते हैं जो कि आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स या कोई भी जानने वाले हैं उनसे आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद कमर्शियल सोर्सेज़ हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग आ जाता है। सेल्स पर्सन से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डीलर्स या वेबसाइट्स के ऊपर जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं या फिर जो वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वहाँ से लेते हैं। और पैकेजिंग और डिस्प्ले इन जगह से इसको हम कहते हैं कमर्शियल सोर्सेज़। उसके बाद आता है पब्लिक सोर्सेज़। पब्लिक सोर्सेज़ के अंदर मीडिया, कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं और ऑनलाइन सर्चेस और पीयर रिव्यूज़, इन सब जगहों से आप इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। उसके बाद आती है एक्सपीरियंशियल सोर्सेस कि आप जो चीज़ बाय करना चाहते हैं उसको आप स्टोर्स पे जाते हैं, उसको देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको उसको हैंडल करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आप उसको टेस्ट, अगर कोई खाने वाली चीज़ है तो आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, या कोई परफ्यूम बाय करनी है तो उसका सैम्पल्स देख सकते हैं, या फिर कोई कार बाय करनी है तो उसको उसको उसमें बैठ के देखते हैं, या उसकी जो सारे प्रोडक्ट है उसको हैंडल करके देखते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एवेलुएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मार्केट में जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट होते हैं, उसको एवेलुएट करता है कस्टमर के कौन सा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। बाद वक़्त कस्टमर केयरफुल कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है कि मेरी नीड क्या है, मुझे किस तरह का प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं उस प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन समटाइम्स जो कस्टमर है वो बगैर एवेलुएट किए, बगैर कुछ सोचे समझे इम्पल्स बाइंग करता है और इंट्यूशन पर रिलाई करता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो इस चीज़ को बाय कर लो विदाउट एनी लॉजिकल थिंकिंग। कस्टमर जो है वो बाय करता है, अपने डिसीजन खुद लेता है। बास टाइम अपने फ्रेंड्स जो हैं उसको जो प्रेफर करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लो, वो लेता है। बास टाइम ऑनलाइन रिव्यूज़ को प्रेफर करता है। बास टाइम जो सेल्समैन एडवाइस देते हैं उसको यूज़ करता है। कस्टमर जब कोई चीज़ बाय करता है तो उसके एट्रीब्यूट्स देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए
अगर कोई कार बाय करनी है तो ये 3 एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है कि उसका स्टाइल अच्छा हो, उसकी फ्यूल की कंजम्पशन कम हो और उसकी प्राइस भी कम हो। तो वो जितने भी मार्केट में अल्टरनेटिव्स हैं उसको देखेगा, फिर उनके अंदर एट्रीब्यूट्स देखेगा और वो देखेगा कि फिर कस्टमर उन एट्रीब्यूट्स को लेकर ब्रांड्स के प्रोडक्ट को देखता है कि किस ब्रांड में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उनको जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको वेट करता है कि फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर को स्टाइल ज़्यादा अच्छा चाहिए, अगर प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी हो, तो वो फिर स्टाइल को देखेगा कि किस ब्रांड में ज़्यादा अच्छा स्टाइल है, जिस कार का वो वाली कार ले लेगा। और जो प्राइस का एट्रीब्यूट है उसको बेशक वो थोड़ा चेंज भी कर ले, प्राइस ओवर प्राइस थोड़ा ज़्यादा प्राइस का भी ले ले। तो मार्केटर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए कि कस्टमर किस बेसिस पे एवेलुएट कर रहा है ऑल्टरनेटिव्स को, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करे। उसके बाद फाइनल पॉइंट जो कि परचेज डिसीजन है वो आता है, जिसमें कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करता है। इसमें भी फर्दर 2 स्टेप्स आते हैं कि फर्स्ट फैक्टर है कि एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स, कि जो कस्टमर है वह दूसरे के एटीट्यूड्स के मुताबिक अपनी चीज़ बाय करता है। कि अगर उसके जो कोई क्लोज वन है जो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वो कहता है उसके अकॉर्डिंग कि कस्टमर को लो प्राइस की कार लेनी चाहिए, तो कस्टमर लो प्राइस की कार की तरफ जाता है और जो एक्सपेंसिव कार है उसकी तरफ कम जाएगा। कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर्स हो जाते हैं जब कस्टमर कोई चीज़ बाय करने लग जाता है, कि उसकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, या प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कस्टमर परचेज़ करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ जाता है, या कोई परचेज़ के टाइम पे किसी कंपैटिटर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज़ कर दी है, तो कस्टमर जिस प्रोडक्ट को वो लेना चाहता था उसके बजाय जो कोई कंपैटिटर ने प्राइस अगर डिक्रीज़ कर दिया है तो कस्टमर दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज़ कर लेगा। तो परचेज़ के दौरान जो कस्टमर के प्रेफरेंसेस होती हैं या कस्टमर ने जो माइंड बनाया हुआ होता है वो चेंज भी हो सकता है ड्यूरिंग द परचेज़ डिसीजन। पोस्ट परचेज़ बिहेवियर, पोस्ट परचेज़ बिहेवियर के अंदर जो कोई, जब आप कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं उसके बाद जो एक बिहेवियर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट परचेज़ बिहेवियर। तो जब भी कस्टमर कोई चीज़ परचेज़ करता है तो जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है, अगर वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाता है। और अगर परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होती है तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है। और अगर परफॉर्मेंस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो कस्टमर डिलाइटेड होता है। तो जितना ज़्यादा गैप होगा बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस, उतना ज़्यादा कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी। जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा या डिलाइटेड होगा उतनी ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगी। तो जो सेलर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए कि उनको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और उनको डिलाइट करना है, ताकि वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करें। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि जब कस्टमर कोई चीज़ परचेज़ करता है मोस्ट ऑफ द केसेस एक कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है, एक डिस्कम्फर्ट कॉज होती है बायर को, एक पोस्ट परचेज कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। वो इसलिए कि कस्टमर सोचता है कि मुझे इसकी बजाय वो प्रोडक्ट ले लेनी चाहिए थी, या फिर दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट की ये बेनिफिट्स हैं, या फिर जो प्रोडक्ट बाय करते हैं उसके कोई फ्लॉज निकल आते हैं, तो कस्टमर के अंदर एक डिसोनेंस क्रिएट हो जाती है। तो जितना ज़्यादा कस्टमर में ये डिसोनेंस कम होगी उतना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेगा। तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का ये बेनिफिट होता है, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बनस्पत इसके कि वो एडवर्टाइजिंग कराएं मीडिया पे, तो लोग अपने किसी जानने वाले किसी पर्सनल सोर्सेस होती हैं उन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं बनस्पत के जो एडवर्टाइजिंग हो रही होती है थ्रू द सेलर उस पे। सारे स्टेप्स थे जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।